अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल एंड होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अकाउंटिंग की जो 10 डे स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन के लिए हमने उसका ही आज सेकंड लेक्चर है, हमारे पास सेकंड वीडियो है। प्लेलिस्ट भी उसकी बन जाएगी और जो इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था हमने जर्नल का, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और प्लेलिस्ट भी जो है वो आप लोग एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पहले तो ये समझना है आप लोगों ने कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, और हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि एक ही वीडियो में ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जब बंदा समझाने के लिए जाता है तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो हमने फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो लेनी होती है। खैर, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान? कैश बुक के दरमियान और बैंक स्टेटमेंट के दरमियान। ठीक है, कैश बुक के दरमियान और बैंक स्टेटमेंट के दरमियान क्या है? एक रिलेशनशिप है। ये याद आप लोगों ने याद रखना है। अब कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, एक कॉलम होता है भाई आपका कैश का और एक होता है बैंक का। जब आप कैश बुक बनाओगे या बनाते हो तो उसके अंदर दो कॉलम होते हैं हमारे पास, एक होता है कैश का और एक होता है बैंक का। तो यहाँ पर जो भी कैश बुक की, ये जो कैश बुक की साइड है उसके अंदर हम बैंक वाला जो पोर्शन होता है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर जो भी आपकी एक मंथली या एक पीरियड के बाद बैंक से स्टेटमेंट आती है, बैंक से जो स्टेटमेंट आई और आपने जो बैंक की ट्रांजैक्शंस को पूरे मंथ में जब जब रिकॉर्ड किया, उसको आप क्या कर रहे होते हो? मैच कर रहे होते हो कि यार हमने, हमारी तरफ से ये काम हुआ, बैंक वालों ने क्या काम किया, कि ये जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस आपको ऊपर नज़र आ रहा होता है या जो बैंक के अकाउंट का जो एडजस्टेड बैलेंस है वो एक्चुअली में तो 10,000 होना चाहिए। एक मान लो, एग्जांपल ले लो कि जो बैंक की स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक आपके अकाउंट में 12,000 रुपये हैं, जबकि हमारे मुताबिक हमारे अकाउंट में भाई 15,000 रुपये होने चाहिए। तो हम अब मैच करते हैं कि कहाँ पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं या जो एरर इन रिकॉर्डिंग्स आए हैं कि जिसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है बैंक के स्टेटमेंट के अंदर, जो हमने बैंक के अकाउंट की रिकॉर्डिंग की है, डिफरेंसेस कहाँ आ रहे हैं, तो हम उन एरर्स को इस स्टेटमेंट में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ठीक करने जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लेना। और ये भी बात याद रखनी है कि बैंक कैश बुक में जो दो कॉलम होते हैं आपके पास, एक कैश का और एक बैंक का, तो उसमें जो बैंक का कॉलम है वो आप क्या करते हो? डिस्कस कर रहे होते हो यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन है कि गिवन कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। हमने क्या करना है? कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट का दरमियान कंपैरिजन करना है ऑफ खालिद ट्रेडर्स। एक खालिद ट्रेडर्स का नाम है। रिवील्ड ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन उन्होंने नीचे दी हुई है। हमें सबसे पहले दिए हुए हैं बैलेंसेस एज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट 12,000 एंड 37,000 रिस्पेक्टिवली। वो थोड़ा फिर जगह का इशू था। खैर, तो हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है एंड बैंक स्टेटमेंट का दिया हुआ है। ये बैलेंसेस आपके अनएडजस्टेड बैलेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे, ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपने बनाना है और ऊपर खालिद ट्रेडर्स हैं तो खालिद ट्रेडर्स का हम नाम भी मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? अनएडजस्टेड बैलेंसेस लिखने हैं। अनएडजस्टेड बैलेंसेस, भाई अनएडजस्टेड बैलेंसेस कौन कौन से हैं हमारे पास? एक है 12,000 दिया हुआ है और 37,000। 12,000 वो कैश बुक का है। वो कैसे पता? कि पहले कैश बुक का नाम है तो कैश बुक, और ये है आपका 37,000। अच्छा, इसके अंदर भी एक चीज़ समझने की है। अगर बैंक स्टेटमेंट का जो भी अनएडजस्टेड बैलेंस है, अगर तो वो ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, अगर तो वो ओवरड्राफ्ट है तो मतलब वो क्रेडिट बैलेंस होगा। वो मतलब नेगेटिव में शो करेंगे। तो जब भी ओवरड्राफ्ट होगा तो आप यूँ मैं ब्रैकेट लगा देंगे, विच मीन्स कि ये नेगेटिव बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप एज्यूम करोगे कि ये पॉजिटिव बैलेंस है।
ठीक है। और अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हो कि ये जो बैलेंस है नॉर्मली क्रेडिट होता है, अगर डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट होगा तो मतलब नेगेटिव बैलेंस है, और इसका उलट यानी कि अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो नेगेटिव बैलेंस होगा, और अगर बैंक स्टेटमेंट का आपके पास डेबिट बैलेंस है तो वो नेगेटिव बैलेंस कहलाएगा। ठीक है। अब हमने अनएडजस्टेड बैलेंसेस लिख दिए। नेक्स्ट है हमारे पास बी ट्रांजैक्शन में कि अनक्लियर्ड चेक। अनक्लियर्ड चेक होता क्या है, पहले आप इसे समझें। अनक्लियर्ड चेक एक ऐसा चेक जो कि हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ हमने क्या किया, जमा करवाया। यानी कि अगर दिसंबर 31 की बात की जाए या जून 30 की बात की जाए, या मतलब किसी भी मंथ की एंडिंग डेट जो होती है उस डेट पर आपने वो क्या किया, जाकर चेक जमा करवाया। तो अनक्लियर्ड चेक आपको पता है कि वो ट्रांसफ़र होता है अकाउंट के अंदर। क्या होता है भाई, ट्रांसफ़र होता है अकाउंट के अंदर, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते अनक्लियर्ड चेक के। तो जब वो क्लियरिंग के लिए जाता है तो उसको कम से कम 18 to 20 आवर्स लगते हैं क्लियरिंग के, या इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। यानी कि 1 दिन से 1.5 दिन लग जाता है उस चेक को क्लियर होने में, मैक्सिमम इतना लगता है, 1 दिन लग जाता है मैक्सिमम, जो है 1 डे लग जाता है वो चेक को क्लियर होने में। अब हमने क्या किया, जून की 30 तारीख को हमने चेक डिपॉज़िट करवाया, क्लियरिंग चेक था, हम डिपॉज़िट करवा रहे हैं जून की 30 तारीख को, लेकिन बैंक में वो अमाउंट आई है जुलाई की 1 तारीख को। तो अब बैंक वाले क्या करेंगे, उस चेक की अमाउंट को जुलाई के अंदर ही कंसीडर करेंगे कि यार ये जो चेक जून में आया इसकी अमाउंट हमारे पास जुलाई में आई, तो जुलाई में ही हम इसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो हमारा डेबिट होता है वो बैंक का क्रेडिट होता है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, या मतलब बात थोड़ी सी फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको नहीं कर रहा। यानी कि जो बैंक में पैसे जो हमने जमा करवाए, चेक जमा करवाया 30 को, लेकिन वो आया जुलाई की 1 तारीख को, उसके अकाउंट में पैसा आया कंपनी के अकाउंट में। लेकिन कंपनी क्या कहती है कि जिस डे पर ट्रांजैक्शन परफॉर्म की, जिस डे पर हमने डिपॉज़िट करवाए बैंक में, वो पैसे उसी दिन ही हम क्या करेंगे, हमारे अकाउंट में शो होने चाहिए, या जिस मंथ की ट्रांजैक्शन है उसी मंथ में जो है वो क्या की जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी, या जिस पीरियड की ट्रांजैक्शन है उसी पीरियड के अंदर क्या की जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी। तो अब मान लो कि ये जून की जो है वो स्टेटमेंट है, तो अब हमने जमा करवा दिया, लेकिन बैंक में वो 1 तारीख को आए, लेकिन हमने जब जून के मंथ में ही जमा करवाए, तो जब जून की स्टेटमेंट बना रहे हो तो जून की स्टेटमेंट में आपको ये बात शो करनी चाहिए कि हमने जून में बैंक में पैसे जमा करवाए थे, लेकिन अब यहाँ पर वो शो नहीं हो रहे। क्यों शो नहीं हो रहे, क्योंकि वो अभी तक वो क्या हुआ, क्लियर नहीं हुए। जब क्लियर नहीं हुए हो जाएंगे तो अब क्या करेंगे, उसे हम ऐड कर देंगे बैंक स्टेटमेंट में जाकर, अनक्लियर्ड चेक ऐसा चेक जो कि अभी तक क्लियरिंग के लिए गया हुआ है और उसकी अमाउंट है 15,000। ठीक है, उसकी अमाउंट कितनी है, 15,000। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत कॉन्सेप्टली समझाया। ना समझ में आया हो तो कमेंट कर लीजिएगा, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास सी, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इन अ बैंक। बैंक में हमारे कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, लेकिन उस कस्टमर ने क्या किया भाई, आपको नहीं बताया, कंपनी को नहीं बताया कि मैंने आपको आपके पैसे दे दिए। अब जब बैंक की स्टेटमेंट आई जून 30 को, तो हमने देखा कि एक कस्टमर था जिससे हमने पैसे लेने थे, लेकिन उसने क्या किया भाई, पैसे डायरेक्ट जो है वो क्या कर दिए, हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए। तो अब वो हमारे अकाउंट में पैसे क्या हुए, आ गए, लेकिन हमें पता नहीं था, हमारे अकाउंट में आ गए। तो हमें भी क्या चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए कि यार जो मिस्टर अली था, जो हमारा कस्टमर, उसने पैसे देने थे, उसने दे दिए,
तो अब हमारा रिसीवेबल क्या हो रहा है, कम हो गया। तो और हमारा एक एसेट बैंक जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, तो बैंक को हमने अपने पास नहीं लिखा, बैंक को हमने अपने पास नहीं लिखा। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि हुआ क्या, हुआ ये कि एक कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया। आप लोग डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर भी लिख लेगा, डायरेक्ट डिपॉजिट भी लिख लेंगे तब भी ठीक है। हमने बैंक में तो जमा करवा दिए, लेकिन हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किए, कंपनी की कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुए। कितने पैसे रिकॉर्ड नहीं हुए, 8,000 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया होगा। डी, डिसऑनर्ड चेक 1500। डिसऑनर्ड चेक क्या होता है? डिसऑनर्ड चेक ऐसा चेक जो कि किसी भी मिस एरर हो, या आप कह लो कि ओवर राइटिंग हो, या बैंक के अंदर जो है वो अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पैसे ना हो, या चेक की हालत जो है वो इतनी कंडीशन उसकी चेक की काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई हो, या जो अमाउंट इन वर्ड्स हैं और अमाउंट इन नंबर जो लिखे होते हैं उसके अंदर चेंजिंग है, आपको लग रहा है कि यार ये चेक में कोई ना कोई गड़बड़ है, या सिग्नेचर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो ये सिचुएशंस होती हैं डिसऑनर चेक की, कि चेक जो है वो क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो इस डिसऑनर चेक को हम क्या करते हैं, कैश बुक से लेस करते हैं। कैश बुक से क्या करते हैं हम भाई, लेस करते हैं। तो हम डिसऑनर चेक को लेस करते हैं कि डी जो है वो क्या है, डिसऑनर्ड है, OUNERAD। डिसऑनर्ड चेक कितना है हमारा, 1500। ये क्या है, लेस होगा, लेस होगा, आप लोग इनके साथ ऐड और लेस लिख लीजिएगा। डिसऑनर होगा 1500 का। जो आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, उसके अंदर के डिसऑनर ऑफ अ चेक जो है वो क्या होते हैं, या कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं, फिर भी खैर मैंने बता दिया। अब क्या है, नेक्स्ट है बैंक सर्विस चार्जेस 500। बैंक क्या कर रहा है, सर्विस चार्जेस डिडक्ट कर रहा है, लेकिन हमें नहीं मालूम था। हमें कब पता चला, जब बैंक की क्या आई, स्टेटमेंट आई, एंड देन हमने देखा कि एक सर्विस चार्जेस जो हैं वो बैंक ने डिडक्ट किए हैं हमारे अकाउंट से। लेकिन हमें इन्फॉर्म कब हुआ, जब स्टेटमेंट आई। जब स्टेटमेंट आई तो हमने कहा कि यार अब जो बैंक ने सर्विस चार्जेस डिडक्ट कर लिए, हम क्या करें, अपने पास भी उसे रिकॉर्ड कर लें। तो अब जब सर्विस चार्जेस डिडक्ट हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है, चार्जेस हैं, एक्सपेंस है, तो कैश डिडक्ट हुआ है तो यहाँ से भी होना चाहिए। तो लेस बैंक सर्विस चार्जेस, $500। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट गिवन बाय बैंक ₹2000। बैंक ने हमें प्रॉफिट दिया, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन में ये नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन में होता तो हम क्या करते भाई, कैश बुक में इसे क्या कर लेते, सिंपली पहले ही रिकॉर्ड कर लेते। अब हमें कब पता चला, फिर वही कि जब हमने एक बैंक स्टेटमेंट देखी कि उसने हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। क्यों किया है, कि भाई उसने हमें प्रॉफिट दिया। हो सकता है कि कंपनी ने क्या किया हो, एक ऐसा अकाउंट ओपन करवाया हो फिक्स डिपॉजिट के, जिसके ऊपर से क्या मिलता हो भाई, इंटरेस्ट मिलता हो। तो वो इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रॉफिट के नाम से शो कर रहे हैं कि बैंक जो है वो आपको क्या कह रहा है, मार्कअप दे रहा है या प्रॉफिट दे रहा है। जो प्रॉफिट देते हैं बैंक, तो वो क्या है, सिंपली मार्कअप कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। तो आप उसको यहाँ पर क्या करोगे, मार्कअप के नाम से शो करोगे, कि ऐड करोगे मार्कअप। मार्कअप गिवन बाय बैंक, बैंक ने हमें मार्कअप दिया 2000 का, यानी कि पॉजिटिव है। अभी ऐसा भी होता है कि हाँ, मार्कअप गिवन बाय बैंक की, बस ठीक है, इसमें आगे कुछ और नहीं। अब नेक्स्ट है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड एट द बैंक। हमने एक चेक इशू किया है, लेकिन वो बैंक में अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ।
यानी कि बैंक में हमें एक जो चेक हमने 32,000 का लिखा था वो अभी तक हमारे अकाउंट से डिडक्ट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चेक की जो वैलिडिटी होती है आफ्टर इशूइंग वो होती है 6 मंथ। कि जब हम एक चेक इशू करके देते हैं, मान लें कि मैंने जनवरी 1 को एक चेक लिखा, तो उसकी वैलिडिटी डेट होगी 30 जून तक, यानी कि 6 मंथ जो है वो 6 मंथ का जो पीरियड होता है उसकी वैलिडिटी होती है। यानी कि आप अगर 1 तारीख का चेक है 1 जनवरी 2021 का, तो आप जून की 30 2021 तक उस चेक को क्या करवा सकते हो भाई, कैश करवा सकते हो। उसके बाद अगर आप जाओगे जुलाई में, जाओगे जुलाई की 1 तारीख को जाओगे, तो बैंक वाले आपको क्या कर देंगे, डिसऑनर कर देंगे चेक को, कि इस चेक की क्या हो गई, वैलिडिटी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। इसकी जो पीरियड था या आप यूँ समझ लो लाइफ टाइम थी, वो क्या होगा, ख़त्म हो गया। आप दोबारा से बंदे के पास जाओ, वो चेक आपको दोबारा देगा एंड देन आप क्या कैश करवा सकते हो, कैश करवा सकते हो सकता है कि जो कंपनी है उसके पास या जो सप्लायर था हमारा उसके पास इतना टाइम ही ना हो, या वो भूल गया हो कि कैश जो है वो क्या करना है, चेक कैश करवाना है। तो अब हमने तो अपने पास से क्या किया, चेक इशू किया, हमने बोला भाई पैसे चले गए। चेक इशू किया, हमने क्या बोला भाई पैसे चले गए, लेकिन गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि एक्चुअली आप वो चेक बैंक में प्रेजेंट हुआ नहीं। अगर आज नहीं हुआ फ्यूचर में होगा, आज नहीं हुआ लेकिन फ्यूचर में वो चेक क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो जब चेक प्रेजेंट होगा, तो जब जून की ट्रांजैक्शन है तो हमें जून में ही रिकॉर्ड करनी है। तो आप क्या करवा दोगे, लेस करवा दोगे अनप्रेजेंटेड चेक, यानी कि एक ऐसा चेक है जो कि अभी तक अनप्रेजेंटेड है। कहाँ से लेस होगा? हमने जब इशू किया अपने पास से लेस कर लिया, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक लेस नहीं किया, तो हमने बैंक के कॉलम से लेस करवा दिया। बैंक स्टेटमेंट का जो कॉलम था उससे हमने क्या किया, लेस करवा दिया। अब बारी है इनको सम करने की, तो फटाफट सम कर लेते हैं। तो इनका सम 12,000, 8,000, आपके पास 20,000, 1,500, 500। 20,000 में से 2,000 गए, 18,000, 2,000 आए, तो टोटल आ गया आपके पास 20,000 पॉजिटिव के। ठीक है, 20,000 पॉजिटिव के आ गए। अब इसमें से कर लेते हैं 37,000 में से 12,000, 32,000 गए आपके, 5,000 बचे, एंड देन 5,000 और 15,000 ये भी आपके क्या हुए, 20,000 आए। तो अब क्या हो गया, बैलेंस एडजस्टेड हो गया। बैलेंस क्या हो गया, एडजस्टेड हो गया। यानी कि अब बैंक कैश बुक में जो बैंक का कॉलम था वो भी क्या हो गया, ठीक हो गया, और जो आपका बैंक की स्टेटमेंट थी उन दोनों का बैलेंस जो है हमने मैच कर दिया। तो यही है, ये प्रूव हो गया कि हमारा एक्चुअल में बैंक में 20,000 रुपये मौजूद हैं। लेकिन जब मंथ स्टार्ट हुआ या एट द एंड ऑफ द मंथ हमें पता चला कि भाई कैश बुक में 12,000 रुपये, बैंक वाले बोल रहे हैं तुम्हारे अकाउंट में 37,000 में, हमारे मुताबिक 12,000 रुपये, लेकिन बैंक वालों के मुताबिक 37,000 रुपये। तो हमने बोला भाई ये कि जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है? तो पता चला कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस थी जो बैंक में परफॉर्म कर दी, हमें नहीं पता था। जिस तरह सर्विस चार्जेस उसने डिडक्ट कर लिए, मार्कअप दे दिया, और एक कस्टमर था उसने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डिपॉजिट करवा दिए। तो ये डिफरेंट ट्रांजैक्शंस थी जो कि परफॉर्म हुई, जो कि हमें पता नहीं थी। तो इसलिए क्या हुआ, ये जो डिफरेंस आ रहा था वो था। अब लेकिन क्या है कि अब जब हमने इनको सॉल्व किया, इन इश्यूज़ को देखा, इस रिलेशनशिप किया, आपस में मैच किया, देखा, तो आंसर जो है वो हमारा इक्वल आ रहा है। तो यही इस क्वेश्चन की ठीक होने की निशानी है कि आपका आंसर जो है वो ठीक आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा लेक्चर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के हवाले से। हाँ, एक इसके अंदर एक और अप्रोच होती है कि वो रिवाइज आपको बनाना पड़ती है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। नहीं कि आपको एडजस्टेड बैलेंसेस दिए होते हैं, अब आपको कहते हैं कि भाई अनएडजस्टेड बैलेंस निकालो। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप जो चीज़ आपने ऐड की है वो लेस करते जाओगे, और जो ऐड की है वो लेस कर दो, और जो लेस की है वो ऐड कर दो, तो फिर अनएडजस्टेड बैलेंस तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो
मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर इसमें कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा, तो फिर कोई एक वीडियो बना लेंगे उसके ऊपर।